तो अगर मैं जोग्राफिकली जो है रेवेन्यू सेगमेंट की बात करूं तो 70% ऑफ द रेवेन्यू जो है वो अभी एक्सपोर्ट से आता है और सिर्फ 30% रेवेन्यू ही जो है वो इंडियन मार्केट से आता है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हुई है इस इंडस्ट्री में और वो है पीएलआई स्कीम यानी कि परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव। तो जब भी हम पीएलआई स्कीम की बात करते हैं तो हर कोई जो है इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री की ज़्यादा बात करता है, सोलर इंडस्ट्री की बात करता है, लेकिन ये जो एक इंडस्ट्री है जो कि है मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री, इसके लिए भी पीएलआई स्कीम का काफ़ी बेनिफिट होगा। पीएलआई स्कीम के तहत मेनली जो है इनके दो तरीके से जो है बेनिफिट मिलेंगे। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि वो क्या बेनिफिट्स मिलेंगे जिन कंपनीज का, जो कंपनीज इसमें इन्वेस्ट करेंगी और साथ साथ जो स्टेट्स इनमें इन्वेस्ट करेंगी। तो जो स्कीम है वो पीएलआई स्कीम बेसिकली एट अ हाई लेवल क्या करती है कि जो है जो भी मतलब बड़ी कंपनीज अगर जो है अपना केपेक्स करती हैं यानी कि अपनी कोई नई फैसिलिटी लगाती हैं और उस फैसिलिटी से जो है अपना नया रेवेन्यू कमाती हैं, तो उन्हें जो है सर्टेन पोर्शन ऑफ देयर रेवेन्यू उन्हें जो है वापस मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ एन इंसेंटिव फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। अब मैं थोड़ा स्पेसिफिक चाहता हूँ तो एग्जैक्टली फॉर मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री जो है ये स्कीम ये कहती है कि ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली 34,000 करोड़ ओवर नेक्स्ट 5 ईयर्स बांटे जाएंगे उन कंपनीज के लिए जो कि एटलीस्ट 180 करोड़ का केपेक्स करेंगी और उससे जो है इंक्रीमेंटली कुछ टारगेट्स हैं। तो अगर फर्स्ट ईयर में इतना टारगेट मीट होना चाहिए इन दी इंक्रीमेंटल रेवेन्यू, सेकंड ईयर में इतना टारगेट रेवेन्यू मीट होना चाहिए, थर्ड में इतना, फोर्थ में इतना और फिफ्थ में इतना। तो जिस जिस साल आपका वो टारगेट रेवेन्यू मीट होगा तो जितना इंक्रीमेंटल टारगेट आपने मीट किया उसका 5% ऑफ द सेल आपको इन दी फॉर्म ऑफ इंसेंटिव मिलेगा। तो अब इससे होता क्या है? इससे होता ये है कि जो लोग केपेक्स का वेट कर रहे थे, जिन्हें केपेक्स करना था और जो मतलब ग्रोथ का वेट कर रहे थे, अब वो जो है बहुत बिना मतलब जो है बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे केपेक्स करने में और साथ साथ एक्सपोर्ट्स को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। वो इसलिए क्योंकि जब आपको 5% ऑफ द रेवेन्यू इन दी फॉर्म ऑफ इंसेंटिव मिलेगा तो आपकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो एक तरीके से 5% कम हो गई। तो जो एक्सपोर्ट करेंगे तो ऑब्वियसली वो एक लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरर होंगे कंपेयर टू अदर कंट्रीज एंड दे विल बेनिफिट फ्रॉम द स्कीम। वहीं जो इसका दूसरा सेक्शन है वो स्टेट्स के लिए है। अगर कोई स्टेट जो है मेडिकल के पार्ट्स बनाती है, जैसे आईटी पार्ट्स होते हैं वैसे अगर मेडिकल डिवाइसेस पार्ट बनाती है तो उन पर्टिकुलर स्टेट्स को जो है 100 से 500 करोड़ डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ स्टेट, अगर हिली एरियाज में शायद थोड़ा कम है तो जो है उन्हें उतना सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उन्हें उतना कैश देगी टू सेटअप द मेडिकल पार्क। अब ये जो पीएलआई स्कीम है मुझे लगता है एक गेम चेंजर रिफॉर्म है बोथ इन दी मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री और साथ साथ अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री की बात करेंगे तो उसमें तो है ही, आप देख ही सकते हैं एम्बर और डिक्सन और इस टाइप के प्लेयर्स को कितना फ़ायदा हो रहा है और कितना ज़्यादा तेज़ी से उनका रेवेन्यू ग्रो कर रहा है। तो मुझे लगता है आने वाले कुछ सालों में इन मेडिकल डिवाइसेस वाली कंपनीज का भी रेवेन्यू काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो करेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि मुझे इस कंपनी में कौन कौन से की ग्रोथ फैक्टर्स नज़र आते हैं, वो कौन से रीजंस नज़र आते हैं जिनकी वजह से मुझे लगता है इस कंपनी में काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो सकती है ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। तो जो सबसे पहला है वो है पीएलआई स्कीम, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ। क्योंकि जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफ़ी ज़्यादा पुश कर रही है, पीएलआई स्कीम है, उसकी वजह से ये लोग कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं तो उसकी वजह से काफ़ी अच्छी ग्रोथ आ सकती है। साथ साथ हो क्या रहा है कि इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन पे फोकस है, तो जो बाहर के प्रोडक्ट्स हैं जो कि अभी हेविली स्क्यूड हैं इंडिया में, स्पेशली ऑलमोस्ट 70-80% बाहर से आ रहा है, उसे जो है इंपोर्ट से सब्सटीट्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं इस तरीके के प्लेयर्स। साथ साथ हो क्या रहा है कि क्योंकि अभी कोविड आया है तो अभी हेल्थ केयर का काफ़ी ज़्यादा जो है फोकस है, हेल्थ केयर की स्पेंडिंग जो है वो काफ़ी कम है इंडिया में, वो धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रही है। उसके पीछे जो है इंश्योरेंस भी काफ़ी बड़ा रीज़न है, इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन इंक्रीज़ हो रहा है। उसके अलावा जो एक काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी नज़र आती है वो है पोर्टफोलियो एक्सपेंशन और जोग्राफी एक्सपेंशन। तो अभी जो है मेनली यूरोपियन मार्केट इनका सबसे बड़ा मार्केट है। अब बाकी नई जोग्राफीज़ में जैसे जैसे ये पेनिट्रेट करेंगे तो एक जोग्राफिक एक्सपेंशन का फैक्टर हो गया। ऑलमोस्ट जो है 70% जो है अभी एक्सपोर्ट से रेवेन्यू है और 30% जो है वो इंडिया से रेवेन्यू है। तो जो एक्सपोर्ट का पोर्शन है वो अभी भी काफ़ी छोटा है और काफ़ी बड़ा हो सकता है इन नेक्स्ट कमिंग ईयर्स। और साथ साथ जो इनकी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की रेंज है, जितने भी बाकी तरीके की फील्ड्स हैं, कार्डियोवैस्कुलर एक्सेस हो गया, रीनल हुआ, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। उनमें जो है ये लोग अपने नए नए प्रोडक्ट्स लेकर आ रहे हैं, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लेकर आ रहे हैं। अब उसके लिए लोग कर क्या रहे हैं कि इनोवेशन के लिए अपने रेवेन्यू का ऑलमोस्ट 5% बोल रहे हैं कि हम इनोवेशन पे स्पेंड करेंगे। अभी जो है इनके ऑलमोस्ट 250 पेटेंट्स हैं जो कि नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकते हैं।
अब मैं कुछ रिस्क की बात कर लेता हूं जो कि मुझे इस इंडस्ट्री में या इस कंपनी में स्पेसिफिकली नज़र आते हैं। जो सबसे पहला रिस्क नज़र आता है वो है हाई रॉ मटेरियल कॉस्ट का। तो जो मेन रॉ मटेरियल हैं वो मेनली पीवीसी शीट्स हुई, प्लास्टिक ग्रैन्यूल्स हुए, बॉक्सेस हुए और मेडिकल पेपर एंड फिल्म। तो ये जो कमोडिटीज़ हैं, अगर इनके प्राइस जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होते हैं, अभी जो है ऑलमोस्ट 35 to 40% जो इनका रेवेन्यू का जो शेयर है वो इनमें खर्च होता है। तो अगर इनके प्राइसेस बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते हैं तो इनके प्रॉफिट्स पे टेम्परेली इम्पैक्ट आ सकता है। नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुझे रिस्क नज़र आता है वो है लैक ऑफ इनोवेशन। तो अभी तक तो जो है काफ़ी इनोवेटिव प्रोडक्ट्स ये लोग नए नए मार्केट में लाते रहे हैं, लेकिन अगर मैं ग्लोबल कॉम्पिटिटर्स की बात करूं, स्पेशली मैं अगर आपको बी ब्राउन की बात करूं, तो ऑलमोस्ट मैंने बताया था 60,000 करोड़ की कंपनी है और उसका 7-8% ये लोग अपने उस पर खर्च करते हैं, इनोवेशन पे यानी R&D पे खर्च करते हैं। तो जितना इनका रेवेन्यू है उससे भी जो है कई गुना ज़्यादा जो है वो लोग सिर्फ R&D पे खर्च करते हैं। वहीं अगर मैं इनकी बात करूँ तो अभी सिर्फ 2-3% ही ये लोग R&D पे खर्च कर रहे हैं, लेकिन अभी मैनेजमेंट का कहना है कि हम नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में जो है इसे 5% तक लेकर जाएंगे और जो हमारा R&D स्पेंड है वो उससे जो है हम काफ़ी नए पेटेंट्स फाइल करेंगे और नए नए तरीके के प्रोडक्ट्स मार्केट में लेकर आएंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर आपके प्रोडक्ट्स जो है वो इनोवेटिव नहीं हैं, अगर आप काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर आप इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लेकर आते हैं तो वो मार्केट को कैप्चर करने में आपकी काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। मान लीजिए आप कोई ऐसे जो है अपने डिवाइसेस में कुछ ऐसे सेफ्टी से रिलेटेड नए फीचर्स लेके आते हैं और आपने पेटेंट करा लिया उनका, तो अगले काफ़ी सालों तक जो है कोई और कॉम्पिटिटर नहीं आ सकता उस मार्केट में और आपका जो रेवेन्यू है वो बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से ग्रो कर सकता है। सिमिलर है जैसे फार्मा में होता है, तो अगर आप पेटेंट करा लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा जो है आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। नेक्स्ट एक रिस्क मुझे नज़र आता है वो है रेगुलेशन का। तो अगर मान लीजिए गवर्नमेंट कोई ऐसा रेगुलेशन लेकर आता है, जैसे मान लीजिए कि इनके जो डिवाइसेस हैं उनमें एक प्राइस कैप लेकर आता है, तो क्या हो सकता है कि इनके मार्जिन्स इम्पैक्ट हो सकते हैं। तो इनफैक्ट ये लोग जो है काफ़ी टाइम से जो है गवर्नमेंट के पीछे पड़े हुए थे कि आप एक्चुअली इस तरीके की इंडस्ट्री को, मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री को रेगुलेट करिए, क्योंकि जो है अदरवाइज़ क्या होता है, एक अनसर्टेनिटी रहती है और नया केपेक्स करने में डर लगता है, क्योंकि आपने मान लीजिए बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर दिए, काफ़ी बड़ा केपेक्स कर दिया और गवर्नमेंट की तरफ से कोई रेगुलेशन चेंज हो गया कि भाई आप जो है इससे ज़्यादा नहीं चार्ज कर सकते फॉर अ पर्टिकुलर डिवाइस या फिर फॉर अ पर्टिकुलर इक्विपमेंट। तो अभी क्योंकि रेगुलेशन काफ़ी स्टेबल है, लेकिन फ्यूचर में अगर रेगुलेशन चेंज होती है और इस तरीके का कोई रूल बनता है तो कंपनी को काफ़ी सीवियरली इम्पैक्ट कर सकता है। नेक्स्ट एक रिस्क मुझे समझ आता है वो है विट्रोमेड, एक कंपनी है जो कि सेम प्रमोटर्स की कंपनी है और एक अनलिस्टेड कंपनी है। तो वो भी जो है सेम कैटेगरीज में प्रोडक्ट्स बना रही है, लेकिन वो एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर टाइप की है और ये जो कंपनी है यानी कि अपनी पॉलीमेड है वो लगभग 8 से 10% ऑफ देयर प्रोडक्ट्स जो है उनसे बनवाती है। अब इस प्रोसेस में जो है एक थोड़ा सा मुझे रिस्क नज़र आता है कि अगर मान लीजिए वो जो रेवेन्यू है, शेयर है, वो और ज़्यादा बढ़ता है तो मैनेजमेंट के, क्योंकि सेम मैनेजमेंट है और वो सही तरीके से अगर नहीं करते हैं, मान लीजिए अपनी पर्सनल कंपनी को ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरीके की अगर कोई चीज़ होती है तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बड़ा रिस्क हो जाता है। तो वो देखना रहेगा कि कितना % ऑफ द रेवेन्यू जो है, क्या वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ तो नहीं कर रहा है, और अगर इंक्रीज़ कर रहा है तो वो जो है कितना चार्ज करते हैं, इस तरीके की चीज़ें देखनी रहेंगी। नेक्स्ट एक रिस्क मुझे नज़र आता है वो है बहुत ही ज़्यादा हाई सैलरी जो कि मैनेजमेंट लेती है। आगे मैं आपको मैनेजमेंट की सैलरी जो है थोड़ी और डिटेल में बताऊंगा। उसके अलावा एक जो है काफ़ी छोटा कंपोनेंट है, बट अगर वो कंपोनेंट काफ़ी बड़ा होता है तो बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है, जो कि है टेंडर बिजनेस। तो जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वो टेंडरिंग करके जो है अपने इक्विपमेंट्स प्रोक्योर करते हैं, और अभी जो है क्योंकि काफ़ी छोटा है तो उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आता, लेकिन अगर कल को बड़ा होता है तो उसमें पैसा फंसने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। नेक्स्ट जो है मुझे रिस्क नज़र आता है वो है हाई कॉन्सेंट्रेशन इन सर्टन प्रोडक्ट्स, स्पेशली IV कैन्यूला, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि लगभग 28 to 30% रेवेन्यू इस एक प्रोडक्ट से आता है, और जो आपका इन्फ्यूजन थेरेपी है इससे लगभग 70% ऑफ द रेवेन्यू आता है। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो धीरे धीरे जो है वो कम होगा और बाकी के सेगमेंट्स बढ़ेंगे। वो आपको कंटिन्यूसली ट्रैक करना है कि धीरे धीरे ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अब बात कर लेता हूँ मैनेजमेंट रेम्यूनरेशन की, यानी कि मैनेजमेंट की सैलरी की। तो जो मैनेजमेंट है वो जो है आपके इस कंपनी के 2 MDs हैं, जो कि हिमांशु बैद और ऋषि बैद, दोनों ब्रदर्स जो हैं, दोनों ही जॉइंट MD हैं, और दोनों लगभग 6-6.25 करोड़ की सैलरी लेते हैं, जिसमें से कि लगभग 2.5 करोड़ जो है 2.75 करोड़ जो है वो लगभग ऐसी सैलरी है जो कि वेरिएबल है और परफॉर्मेंस बेस्ड है, और बाकी जो है वो फिक्स सैलरी है।
अगर मैं कंपनी के प्रॉफिट्स की बात करूं तो 100-125 करोड़ का प्रॉफिट कमाती है और उसमें से लगभग 12-12.5 करोड़ जो है, अगर आप मैनेजमेंट की सैलरी लेंगे तो 12% मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा सैलरी है। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में अगर कंपनी बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करती है तो सैलरी शायद इतनी अच्छी तरीके से ग्रो ना करे और थोड़ी मैनेजेबल पोजीशन पे आ जाए, लेकिन अगर मैं आज की डेट की बात करूं तो ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और मैनेजमेंट की जो सैलरी है वो हमेशा से ही हाई रही है। अगर आप पिछले 5 साल पहले, 10 साल पहले भी देखेंगे तो हमेशा से काफ़ी ज़्यादा सैलरी रही है। बात कर लेता हूँ कंपनी की वैल्यूएशन के बारे में। तो ये जो कंपनी है वो इसमें आपको, तो इस कंपनी की वैल्यूएशन में आपको 3 टेबल्स नज़र आ रही होंगी। ये जो ऊपर वाली टेबल है, ये इसमें जो है मैंने कंपनी की जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है उसे बनाने की कोशिश करी है ओवर द नेक्स्ट 6 ईयर्स। मुझे जो राइट में टेबल देख रहे हैं, ये जो है ये प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रही है कि मुझे कितने % रिटर्न चाहिए, तो मुझे किस प्राइस पे शेयर को खरीदना चाहिए। और ये जो बॉटम वाली टेबल है, ये कंपनी का EPS और P जो है अज्यूम करके जो है शेयर प्राइस को प्रेडिक्ट कर रही है ओवर द नेक्स्ट 6 ईयर्स फ्रॉम 2021 टू 2026। इसमें जो पुराना डेटा है 2018, 19 और 20 का, वो जो है आपका एक्चुअल शेयर प्राइस है। तो सबसे पहले बात कर लेता हूँ कुछ अजम्पशंस की। तो मैंने इसमें ये अज्यूम करा है, जो ग्रोथ रेट है वो मैंने अज्यूम करी है 2021 में 16%, 22 में 19%, फिर 15%, 15%, 15% और 2026 में 12%। अब जो है कंपनी के मैनेजमेंट के इंटरव्यू सुन के मुझे ये समझ में आया कि कंपनी काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो कर सकती है, तो इसलिए मैंने जो है ये ग्रोथ रेट अज्यूम करे हैं। आप इसमें अपने ग्रोथ रेट अज्यूम करके जो है इसमें चेंज कर सकते हैं, अपनी वैल्यूएशन निकाल सकते हैं। ऑपरेटिंग मार्जिन मैंने 26% के माने हैं, क्योंकि हिस्टोरिकली जो है 23 से लेके 26-27% के मार्जिन रहे हैं। अब मुझे लगता है मार्जिन इंक्रीज़ हो सकते हैं फ्यूचर में, क्योंकि और ज़्यादा उस तरीके के प्रोडक्ट्स में एंट्री कर रहे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स हैं। नए सेगमेंट्स ऐसे हैं जो कि काफ़ी प्रॉफिटेबल सेगमेंट्स हैं, जैसे कि रिनल केयर हुआ जो कि काफ़ी प्रॉफिटेबल है डायलिसिस से रिलेटेड। इंटरेस्ट कॉस्ट जो है मैंने, क्योंकि कंपनी के मैनेजमेंट को सुन के मुझे ये समझ में आया कि कंपनी लोन लेने में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखती, बहुत कम लोन लेती है। इनफैक्ट अभी जो केपेक्स कर रही है वो भी जो है ये लोग इक्विटी रेस करके कर रहे हैं, ना कि जो है डेट रेस करके। तो इसीलिए जो है मैंने इंटरेस्ट कॉस्ट काफ़ी धीरे धीरे बढ़ाई है। अभी जो है ऑलमोस्ट 19-20 करोड़ है, मैंने 45 करोड़ मानी है इन 26। इसी तरीके से टैक्स मैंने माना है 27%। और ये जो नेट प्रॉफिट है, ये सब अजम्पशंस के साथ जो नेट प्रॉफिट है अभी 2020 में वो है 2400, नेट प्रॉफिट है 71 करोड़, और FY21 में ऑलरेडी जो है 119 करोड़ है, जो कि मुझे लगता है ऑलमोस्ट 248-250 करोड़ हो जाएगा इन FY26 बेस्ड ऑन दीज अजम्पशंस। तो जो मार्केट कैप है वो मैंने PE माना है 35 का, क्योंकि मुझे लगता है जैसे जैसे कंपनी बड़ी होगी, जो ज़्यादा प्रीमियम कमांड करेगी, क्योंकि ज़्यादा फेमस कंपनी हो जाएगी और ज़्यादा बड़ी कंपनी हो जाएगी और मार्केट में और ज़्यादा डोमिनेंट इसकी पोजीशन हो जाएगी, तो और ज़्यादा मोट इसकी बिल्ड होगी। तो इसीलिए जो PE है, मुझे लगता है 35 का PE इन 26 इज़ अ वेरी रीजनेबल PE। तो उस हिसाब से जो शेयर प्राइस आता है वो आता है 887 रुपीज़ इन FY26 बेस्ड। और जो मार्केट कैप आता है वो आता है लगभग 8,600-8,700 करोड़ का इन FY26, जो कि अभी लगभग 4-4.25 हज़ार करोड़ का मार्केट कैप है। तो जो रिटर्न आता है, यानी कि अगर रिटर्न आता है वो बनता है अगर शेयर का प्राइस 512 रुपये से बढ़ के 887 रुपीज़ होता है, तो जो कैगर रिटर्न आता है वो आता है 11.62%। इसमें मैंने एक असम्पशन और माना है, क्योंकि इक्विटी रेस कर रहे हैं तो नंबर ऑफ़ शेयर्स जो है वो बढ़ जाएंगे, तो जो फ्यूचर की कैलकुलेशन है वो बढ़े हुए नंबर ऑफ़ शेयर्स के साथ करिए, ताकि जो है जो आपका EPS है वो थोड़ा कम आएगा, क्योंकि जो है इक्विटी डाइल्यूट हो जाएगी। इसी तरीके से जो बॉटम वाली टेबल है वो ऊपर के जो EPS और PEI है उन्हें अज्यूम करके सेम शेयर प्राइस को प्रेडिक्ट कर रही है। तो जो फाइनल रिजल्ट है वो इसे ये शो कर रही है। जो फाइनल रिजल्ट वो ये है कि EPS जो अभी लगभग 13.5 रुपये का है इन FY21 बढ़ के 28 रुपये हो जाएगा, 28 रुपये 12 पैसे इन FY26। PE क्योंकि मैंने 35 का माना है, तो जो शेयर का प्राइस है वो लगभग 800-900 लगभग 1000 रुपये के आसपास रहेगा इन FY26। अब बात कर लेता हूँ इस राइट वाली टेबल की। ये बता रही है कि अगर आपको 15% रिटर्न चाहिए तो 440 रुपीज़ पे शेयर को बाय करना चाहिए, 18% चाहिए तो 388 पे। इसी तरीके से आप बाकी टेबल देख सकते हैं। अगर आपका ये जो है कैगर रिटर्न्स हैं, तो नेक्स्ट 6 ईयर्स तक आपको हर साल अगर 18-20% चाहिए, तो जितना भी आपकी रिटर्न की एक्सपेक्टेशन है उस हिसाब से आपको कितने पे शेयर को बाय करना चाहिए, वो ये टेबल बताने की कोशिश कर रही है।
तो अभी जो कुछ दिनों पहले जब ये शेयर 250-300 रुपये पे अवेलेबल था तो मुझे इस कंपनी के बारे में पता नहीं था, वरना आई वुड हैव डेफिनेटली गॉन अहेड एंड बॉट इट। लेकिन क्योंकि नेवर माइंड, अपॉर्चुनिटीज़ आती रहती हैं, और क्योंकि इतना ज़्यादा लंबा रनवे है, मुझे लगता है कि अभी भी कोई इतना बुरा टाइम नहीं है इस तरीके की कंपनी में इन्वेस्ट करने का। अब ये जो वैल्यूएशन शीट है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप चाहें तो ये जो अजम्पशंस हैं, जो नंबर्स हैं, इन्हें अपने हिसाब से चेंज करके अपनी वैल्यूएशन निकाल सकते हैं। डायनेमिक शीट है, तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में इस शीट को इंस्ट्रक्शन देख के जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं। फाइनली वीडियो के एंड में मैं आपको इस कंपनी की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के बारे में बताता हूँ। और ये जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है, ये मेरी पर्सनल स्ट्रैटेजी है, ये कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। तो मैं इस कंपनी में क्या करने वाला हूँ, मैं उस बारे में आपको बताऊँगा। और अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करके ही अपनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लीजिएगा। तो मेरा जो मुझे समझ में आया वो ये आया कि जो कंपनी है उसका काफ़ी अच्छा ब्रांड है इंडिया में और अब्रॉड में भी। अब्रॉड में अभी वो काफ़ी छोटी है, काफ़ी कम रेवेन्यू है, और अभी जो ओवरऑल मार्केट है वो काफ़ी बड़ी है, तो काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, लॉन्ग रनवे है, लॉन्जिटिविटी है, साथ साथ इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन की स्टोरी भी है, और ह्यूज मार्केट पोटेंशियल है। तो इस तरीके की कंपनी में जो है बहुत ज़्यादा हाई ROCE की कंपनी है, कंटिन्यूसली ROCE मेंटेन करा है, कभी इक्विटी डाइल्यूट नहीं करी। तो इस तरीके की कंपनी जो है वो एक गुड बिजनेस में आती है, क्योंकि री इन्वेस्टमेंट की भी अपॉर्चुनिटी है इनके पास, काफ़ी बड़ा जो है इनके पास रनवे है। तो इस तरीके की जो कंपनीज़ हैं वो ऐसी कंपनीज़ हैं जो कि आप लेके बैठे रहने वाली कंपनीज़ हैं। इनमें आप रोज़ खरीद बेच वाली वैसा कुछ भी नहीं करने का है, सिक्लिकल बिजनेस नहीं है। तो इस तरीके की कंपनीज़ में आपको एक डिसेंट प्राइस पे ख़रीदना है, या फिर मेरी जो पर्सनल स्ट्रैटेजी है, मैं एक SIP की तरीके से खरीदूंगा, और मेरा एटलीस्ट इन्वेस्टमेंट होराइजन जो है वो 8 से 10 साल का रहेगा। कंपनी को कंटिन्यूसली ट्रैक करूंगा। अब मेरा जो रीज़न है वो ये है कि मान लीजिए आज कंपनी का जो भाव है वो लगभग 500-550 रुपये का है, कंपनी के शेयर का प्राइस। अब वो जो प्राइस है, मतलब मेरी कैलकुलेशंस के हिसाब से इन 2030 बहुत आराम से 1500-2000 रुपये जा सकता है, यानी कि 3-4 गुना बहुत आराम से हो सकता है। क्योंकि मतलब अगर कंपनी का जो फ्री कैश फ्लो है वो इसमें जनरेट करेगी, वो वापस बिजनेस में लगाती रहेगी, पता भी नहीं चलेगा कैसे जो है कि बिजनेस कितनी अच्छी तरीके से ग्रो करेगा। और इंडिया में ऐसे बहुत ही कम बिजनेस हैं जिनके पास इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी हो इतने लंबे टाइम तक जो है ग्रो करने की। अगर आप हिस्टोरिकली देखेंगे तो 30 रुपये का शेयर था इन 2010, जो ऑलरेडी 500 रुपये का हो गया है। तो ऑलरेडी जो है ये लगभग 10 बैगर, क्या बल्कि 13-14 बैगर तो ऑलरेडी हो चुका है। और मुझे लगता है 3-4 बैगर आराम से हो सकता है इन नेक्स्ट 10 ईयर्स। और इस कंपनी में मुझे एक 100 बैगर होने के जो है गुण नज़र आते हैं। तो पर्सनली मेरी जो पर्सनल स्ट्रैटेजी रहेगी वो ये रहेगी कि मैं SIP की तरीके से जो है इसमें पैसा लगाता रहूँगा। अब बहुत ज़्यादा ऐसी कंपनीज़ को अगर आप टाइम करने की कोशिश करेंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलता है। माना कि अभी जो है कंपनी थोड़ी हाई PE पे अवेलेबल है, लेकिन मेरी जो सोच है वो ऐसी रहती है ऐसी कंपनीज़ में जो इतनी हाई क्वालिटी कंपनीज़ होती हैं कि अगर मैं इसमें 10 साल होल्ड कर रहा हूँ तो मैं जो है 500 रुपये से जो है 1500 या 500 रुपये से 2000 रुपये पे पहुँचूँ, शेयर प्राइस की बात कर रहा हूँ, 500 से 2000 पहुँचूँ, या 600 से 2000 पहुँचूँ, या 400 से 2000 पहुँचूँ, क्या कितना ही ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा? बहुत कम फ़र्क पड़ेगा। तो इस तरीके की कंपनीज़ में मैं जनरली SIP प्रेफर करता हूँ। मैं धीरे धीरे जो है इसमें पैसा अपना बढ़ाता रहता हूँ, कंपनी को ट्रैक करता हूँ, और जो है लंबे टाइम के लंबे होराइजन से इन्वेस्ट करता हूँ। और ऐसी कंपनीज़ में ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि कंपनीज़ के फंडामेंटल इतने अच्छे होते हैं और जो है कंपनी इतना अच्छा परफॉर्म कर रही होती है कि ज़्यादा डर नहीं लगता। वो शेयर अगर 500 रुपये से 300 रुपये हो जाता है तो मतलब पर्सनली मेरे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी इसमें और पैसा डालने की, क्योंकि मतलब मुझे लगता है कि ये कंपनी बहुत आराम से जो है अगले 10 सालों में 1500-2000 तक जा सकती है, जो कि काफ़ी अच्छा रिटर्न है। अब अगर FD की बात करें तो वो 12 साल में जो है पैसा डबल करके दे रही है, और यहाँ ये कंपनी है जो कि अगले 10 सालों में पैसा 3-4 गुना करने का जो है दम रखती है। तो ऐसी कंपनीज़ को जो है हमें मौका छोड़ना नहीं चाहिए, और अगर आपको कमिटमेंट हो तो ही इस तरीके की कंपनीज़ में पैसा लगाना चाहिए और लंबे टाइम के लिए लगाना चाहिए। तो आई होप आपको जो है ये एनालिसिस अच्छा लगा होगा। इसी तरीके के डिटेल्ड एनालिसिस देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आपने ऑलरेडी नहीं किया है तो। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।